भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, जनता इंटर कॉलेज आलमबाग लखनऊ। आज हम लोग अध्याय 3 विद्युत धारा के भाग 6 में इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियम, उसके बाद सेल का विद्युत भाग बल और आंतरिक प्रतिरोध की चर्चा करेंगे। उसके उपरांत सेलों का श्रेणी और समांतर संयोजन पढ़ेंगे, फिर आंकिक प्रश्न करेंगे और आखिरी में अभ्यास के प्रश्न दिए जाएंगे, गृह कार्य दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियम। पिछले लेक्चर में आप लोग विद्युत चालन के बारे में पढ़ चुके हैं। धारा आवेश के प्रवाह से उत्पन्न होती है, आवेश के गतिमान होने से उत्पन्न होती है। धारा धात्विक चालकों में मुख्यतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गमन की वजह से, अनुगमन गति की वजह से उत्पन्न होती है। एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। आप लोगों ने उसके बाद ओम का नियम पढ़ा, उसमें आपने प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा कि धात्विक चालक का प्रतिरोध क्या होता है, उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, उनमें ताप में परिवर्तन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है, धारा अनुगमन वेग में क्या संबंध है, I = NeAVD। ओम का नियम आपने पढ़ा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, आयतन स्थिर रखा जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती नियतांक को प्रतिरोध कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का धन आयनों के नाभिक या परमाणुओं के नाभिक से जो टक्कर होती है वही मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गमन पथ में बाधा है, यानी कि प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध का सूत्र आपने पढ़ा, R = ρ L/A। सूत्र में मैं आपको बता दूं कि जो लेंथ ली जाती, लंबाई ली जाती है चालक की, वो धारा के प्रवाह के अनुदिश ली जाती है, और एरिया जो लिया जाता है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का, वो धारा के प्रवाह के लंबवत लिया जाता है। प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण है, पदार्थ बदलने पर ही बदलता है, वो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, केवल ताप पर निर्भर करता है। तो ये सारी बातें आप लोग पढ़ चुके हैं। आइए शुरू करते हैं आज किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियम, जिनमें पहला नियम है संधि या धारा का नियम। तो संधि या धारा का नियम ये है कि किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर, मैंने ये एक संधि ए मानी है, इस पर दो चालक तार आते हुए मैं दिखा रहा हूं। इसमें I1 धारा आ रही है, इसमें I2 धारा आ रही है। I1 I2 धाराएं संधि की ओर जा रही हैं और संधि से 3 चालक तार निकलते हुए मैं दिखा रहा हूं। इनमें क्रमशः धारा I3, I4, I5 हैं। यदि तो संधि का नियम या धारा का नियम, जो कि आवेश संरक्षण सिद्धांत से प्राप्त किया गया है, ये नियम कहता है कि किसी संधि की ओर जाने वाली या संधि से बाहर जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये नियम ये बता रहा है कि संधि की ओर प्रति सेकंड जितना आवेश आएगा उतना ही आवेश बाहर जाएगा। प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को ही धारा कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट द्रवों के प्रवाह में आप लोगों ने 11th में सततता का नियम पढ़ा था। सततता के नियम से मिलता जुलता एनालॉजिकल नियम है। प्रति सेकंड 2 पाइप से, यदि ये 2 पाइप हैं, प्रति सेकंड इसमें आने वाले द्रव का द्रव्यमान इन 3 बाहर जाने वाले पाइप जिनसे द्रव बाहर जा रहा है, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये द्रव का द्रव्यमान। तो प्रति सेकंड ए बिंदु पर आने वाला द्रव का द्रव्यमान ही डिस्ट्रीब्यूट होगा आगे इन तीनों में। यदि मैं वापस विद्युत परिपथ की चर्चा करूं तो I1 और I2 2 धाराएं संधि की ओर जा रही हैं। यदि इनको मैं धनात्मक लूं तो मुझे I3, I4, I5 जो बाहर जा रहे हैं इनको ऋणात्मक लेना पड़ेगा। और इस वजह से जब मैं सभी धाराओं का संधि ए पर बीजगणितीय योग दिखाऊंगा तो वो इस प्रकार लिखा जाएगा I1 + I2 - I3
-I4 -I5 इज इक्वल टू 0। धारा अदिश राशि है, बीजगणितीय योग होता है, सदिश योग नहीं होता, स्केलर योग होता है। तो यहां से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष और प्राप्त हो रहा है, यदि I3 I4 I5 को मैं राइट साइड ट्रांसफर करूं तो I3 I4 I5 का योग I1 और I2 के योग के बराबर होगा, यानी कि समेशन ऑफ ऑल इनकमिंग करेंट्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल आउटगोइंग करेंट्स। यानी कि किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से बाहर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह है संधि का नियम, यह किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है, या इसे धारा का नियम भी कहते हैं। यह आवेश संरक्षण सिद्धांत से प्राप्त हुआ है। आवेश नष्ट नहीं होता, तो संधि ए पर पहुंचने वाला आवेश प्रति सेकंड ही इससे बाहर जाने वाले आवेश के इक्वल होगा, प्रति सेकंड बाहर जाने वाले आवेश के इक्वल होगा, और प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को ही धारा कहते हैं। आइए दूसरे नियम की चर्चा करें। दूसरे नियम में वोल्टेज या बंद पास का नियम जिसे कहते हैं, इसे लूप का नियम भी कहते हैं। ये नियम, सेकेंड नियम वोल्टेज या बंद पास का नियम, ये नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। और ये नियम कहता है किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पाश में, यानी कि बंद पथ पर सभी विभवों का कुल परिवर्तन शून्य होता है। यानी कि अगर हम किसी बंद पास के अनुदिश ट्रैवर्स करें, चलें, तो विभव में कुल परिवर्तन शून्य होगा। तो आइए इसको समझते हैं डायग्राम से। ये E1 वोल्टेज की बैटरी है, यानी कि E1 विद्युत वाहक बल का सेल है या बैटरी है। इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है। दूसरा एक सेल E2 विद्युत वाहक बल का है, R2 इसका आंतरिक प्रतिरोध है, और एक ये R3 प्रतिरोध भी लगा हुआ है इसके साथ में। तो इस विद्युत परिपथ में मैं किरचॉफ वोल्टेज रूल समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। यदि आप किरचॉफ का वोल्टेज रूल ठीक से समझ गए तो आपको इलेक्ट्रिसिटी या इवन मैग्नेटिज्म और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने फर्स्ट ब्रांच में करंट I1 मान ली है, यानी कि फर्स्ट सेल I1 करंट भेज रही है, धन प्लेट से करंट बाहर जाते हुए मैं दिखा रहा हूं। सेकेंड सेल जिसका विद्युत वाहक बल E2 है, ये I2 धारा भेज रही है, और थर्ड ब्रांच में करंट I3 मैंने मान ली है। संधि A पर I1 और I2 मिल रही हैं और I3 बाहर जा रही है, यानी कि I3 इज इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 संधि A पर। तो यदि मैं कुछ नामकरण करूं ऐसे A B C D E F, तो इसमें आप देख रहे हो कि चित्र में दो स्वतंत्र बंद पास हैं, एक A B C D, A ऊपर वाला ये वाला, और एक नीचे वाला A E F B A नीचे वाला। ये दो स्वतंत्र बंद पास हैं। एक बड़ा वाला बंद पास भी है D A E F B C D बाहर वाला, लेकिन ये दोनों छोटे वाले स्वतंत्र बंद पासों का योग है। तो इसमें मुख्यतः दो ही स्वतंत्र बंद पास हैं, और मैं ऊपर वाले बंद पास में किरचॉफ वोल्टेज रूल लगा के दिखा रहा हूं आपको। तो A E2 B C E1 D A बंद पास में केवी रूल, मैं इसको शॉर्ट में केवी रूल, किरचॉफ वोल्टेज रूल कहता हूं, और केवी रूल ही मैं प्रोनाउंस करूंगा। तो चेक करें, मैंने इस बंद ऊपर वाले बंद पास में एंटी क्लॉकवाइज दिशा को धनात्मक मान लिया है, और मैं A से B से होते हुए, C से होते हुए, E1 से होते हुए, D से होते हुए A तक वापस आऊंगा। तो बंद पास में A से चलोगे और A पर वापस आओगे तो कुल विभव परिवर्तन शून्य होना ही चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु कोइंसाइड कर रहा, तो विभव अंतर शून्य होना चाहिए। तो मैं इसको लिख रहा हूं, यहां पर कोई बिंदु मैं N मान ले रहा हूं बीच में, और यहां पर M मान ले रहा हूं। A से N की तरफ जाओगे तो ऋण प्लेट जुड़ी है N से, तो विभवांतर N से A का ऋणात्मक होगा, यानी कि -E2 लिखना पड़ेगा। धारा हमेशा उच्च से निम्न विभव की ओर बहती, तो R2 में धारा बह रही है B से N की ओर, तो धारा जब B to N फ्लो होगी, बहेगी, तो B बिंदु का विभव N से उच्च होगा। तो जब मैं विभवांतर लिखूंगा B से N का, तो प्लस में I2 R2 लिखूंगा,
फिर मैं बी से सी तक जाऊंगा तो यहाँ कोई विभवांतर नहीं है, यहाँ पर प्रतिरोध नहीं है। सी से जब मैं एम तक जाऊंगा तो धारा उच्च से निम्न विभव की ओर बह रही है, लेकिन मैं उच्च से निम्न की ओर जा रहा हूं तो अंतिम बिंदु का विभव निम्न है, तो लिखना पड़ेगा निम्न माइनस उच्च, यानी कि माइनस I1R1। फिर मैं जब M से D तक जाऊंगा तो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जाऊंगा, यानी कि ये धन प्लेट है, ऋण प्लेट है, बड़ी प्लेट धन प्लेट होती है, धन इलेक्ट्रोड होता है, और छोटी प्लेट ऋण इलेक्ट्रोड होता है। तो जब मैं M से D की ओर जाऊंगा E1 से होते हुए तो निम्न से उच्च विभव की ओर जा रहा हूं, इसलिए विभव का अंतर धनात्मक होगा D और M का, तो प्लस E1 लिखूंगा। वापस D से A तक आऊंगा तो D से A तक कोई विभवांतर नहीं है, वापस मैं A पर आ गया और विभव परिवर्तन, कुल विभव परिवर्तन शून्य होता है, ये नियम कह रहा है। तो मैं ये दिखा रहा हूं कि बंद पास ABCDA में कुल विभव परिवर्तन शून्य है। मैं इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकता हूं, यदि I1R1 और I2R2 को मैं दाहिनी तरफ ट्रांसफर करूं तो I1R1 माइनस I2R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2 लिखा जा सकता है। तो I1R1 R1 का वोल्टेज है, I2R2 R2 पर वोल्टेज ड्रॉप है, विभव पतन है, यानी कि समेशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल EMF कनेक्टेड इन दैट मेश। तो हम किरचॉफ वोल्टेज रूल को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी बंद पास में, किसी विद्युत परिपथ के बंद पास में सभी वोल्टेजेस, सभी रेजिस्टेंसेस, सभी कैपेसिटर्स, सभी इंडक्टर्स के वोल्टेजेस का योग उस बंद पास में लगे हुए सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होता है, जस्ट इसके आगे वाले पार्ट में समझाएंगे भी। सेल में, सेल और सेल का विद्युत वाहक बल आपने इतना तो कम से कम 10th में जरूर सुना होगा कि सेल या बैटरी का एक अपना वोल्टेज होता है, खुले परिपथ में जो उसके टर्मिनल का विभवांतर होता है उसी को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं या EMF कहते हैं। अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सेकंड नियम है किरचॉफ का वोल्टेज नियम या बंद पास का नियम या लूप रूल भी कहते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं ये सेकंड नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से प्राप्त हुआ है। आइए सेल के बारे में जानकारी लेते हैं। चित्र में एक प्राइमरी सेल बना हुआ है जिसमें दो इलेक्ट्रोड, ये धन इलेक्ट्रोड और ये ऋण इलेक्ट्रोड दिखाया गया है। जैसे कि ये लेक्लांसी सेल हो यदि, तो लेक्लांसी सेल में कार्बन का इलेक्ट्रोड धन इलेक्ट्रोड होता है और जिंक का इलेक्ट्रोड ऋण इलेक्ट्रोड होता है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यानी कि विद्युत अपघट्य जो होता है वो NH4Cl होता है। कार्बन के इलेक्ट्रोड के भीतर एक MnO2 भी लिया जाता, MnO2 भी लिया जाता है और चारकोल के साथ उसको मिक्स करके भरते हैं। वो H+ आयंस के साथ रिएक्शन करके H2O वाटर देता है। तो ये चित्र में आपके सामने एक प्राथमिक सेल बना है। सेल दो प्रकार के हैं। प्राथमिक सेल वो होते हैं, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, प्राथमिक सेल वो होते हैं जो रिचार्जेबल नहीं होते, डिस्चार्ज एक बार हो जाते हैं तो फिर रिचार्जेबल नहीं होते, एक ही बार यूज किए जा सकते हैं। और सेकेंडरी सेल वो होते हैं जो कई बार रिचार्ज करके यूज किए जा सकते हैं। सेकेंडरी सेल में जैसे सीसा संचायक सेल है या आपकी मोबाइल की बैटरी है या इन्वर्टर की बैटरी है, ये सेकेंडरी सेल्स हैं। प्राइमरी सेल्स में जैसे ड्राई सेल, नेपो बैटरी या एवरेडी वाली बैटरी जो एक ही बार यूज हो पाती है, और लेक्लांसी सेल, डैनियल सेल, ये सब एग्जाम्पल हैं प्राइमरी सेल के। तो आइए सेल के बारे में जानते हैं। सेल क्या है? सेल एक ऐसी विद्युत डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सेल एक ऐसी विद्युत डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कैसे करता है? जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसमें जैसे NH4Cl का यहाँ पर सॉल्यूशन है तो NH4+ और Cl- आयन पृथक हो जाते हैं। बांड टूटने से, जो बांड है NH4 और Cl के बीच में आयनिक बंध, उसके टूटने की वजह से रासायनिक ऊर्जा लिबरेट होती है और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। NH4+ आयन्स कार्बन इलेक्ट्रोड पर जाकर के
अमोनिया के रूप में मुक्त हो जाता है और H+ आयन इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देता है। कार्बन छड़ को, कार्बन रॉड को, कार्बन इलेक्ट्रोड को और जिंक के परमाणु इलेक्ट्रॉन्स त्याग करके सोल्यूशन में आ जाते हैं और क्लोराइड आयन के साथ मिलकर के ZnCl2 बनाते हैं। इसकी पूरी डिटेल रिएक्शन आपने हाई स्कूल में भी पढ़ी होगी और केमिस्ट्री वाले सर आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे भी, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ फिजिक्स में कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सेल रूपांतरित करता है। तो जब रासायनिक बंध टूटता है तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में आयनों के चार्ज के रूप में इलेक्ट्रोड्स पर चार्ज जाकर के ये लोग ये आयंस दे देते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स पर चार्ज आ जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रोड धन इलेक्ट्रोड बन जाता है उच्च विभव पर और दूसरा ऋण इलेक्ट्रोड बन जाता है। जब तक सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है तब तक इलेक्ट्रोलाइट के भीतर ये जो इलेक्ट्रोड के पास में ए और बी बिंदु पास में दिखाए गए हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड के पास में ए बिंदु और जिंक इलेक्ट्रोड के पास में जो बी बिंदु दिखाए गए हैं, इनके बीच में विभवांतर शून्य होता है, क्योंकि जब धारा नहीं बह रही तो यहाँ कोई विभवांतर नहीं होगा, विभव पतन नहीं होगा लिक्विड के भीतर। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रोड चार्ज हो जाते हैं, इनके बीच में विभवांतर पैदा हो जाता है, विद्युत विभवांतर पैदा हो जाता है। यदि हम एक बाह्य प्रतिरोध कनेक्ट करें, कैपिटल आर, तो इसमें एक धारा बहने लगती है। अगर यहाँ पर एक बल्ब कनेक्टेड है तो ये बल्ब जलने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि रासायनिक ऊर्जा किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है। अब हम लोग चर्चा करते हैं सेल के विद्युत वाहक बल की। सेल का विद्युत वाहक बल सेल द्वारा कुल कृत कार्य अपान चार्ज फ्लोन के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि सेल पूरे परिपथ में, बाह्य परिपथ यानी कि कैपिटल आर और आंतरिक परिपथ जो इसका सेल का खुद का आंतरिक परिपथ है उसका प्रतिरोध स्मॉल आर है मान ले, तो बाह्य परिपथ और आंतरिक परिपथ दोनों परिपथ में यानी कि पूरे परिपथ में एकांक धनावेश को चक्रित कराने के लिए, सर्कुलेट कराने के लिए, प्रवाहित करने के लिए जितना कार्य करता है सेल या जितनी ऊर्जा देता है उसी को हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। आप देख रहे होंगे कार्य का मात्रक जूल है, आवेश का मात्रक कूलाम है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। इसी को वोल्ट भी कहते हैं। आप देखिए कार्य और आवेश दोनों अदिश राशियां हैं, तो विद्युत वाहक बल अदिश राशि है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया है विद्युत वाहक बल, क्योंकि ये पूरे परिपथ में धन आवेश को चक्रित कराने के लिए ड्राइव करता है, पुश करता है, एनर्जी देता है, एनर्जी से इसको आवेश को चक्रित कराने के लिए पुश करता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है विद्युत वाहक बल। है ये अदिश राशि, लेकिन फिर भी किरचॉफ वोल्टेज रूल करेक्टली लगाने के लिए ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर इसकी एक पर्टिकुलर दिशा कन्वेंशनली मान ली गई है। तो देखिए कुल कार्य को हम लोग बाह्य प्रतिरोध में कृत कार्य W बाह्य प्लस W आंतरिक में ब्रेक कर सकते हैं, दोनों के योग के बराबर लिख सकते हैं अपान Q। Q से अगर डिवाइड करें तो W बाह्य अपान Q, ये बाह्य प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर होगा V एक्सटर्नल, और W आंतरिक अपान Q, ये आंतरिक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर होगा। तो ये V एक्सटर्नल है, ये V इंटरनल है, आंतरिक प्रतिरोध यानी सेल के भीतर विभव पतन और ये बाह्य प्रतिरोध में विभव पतन, दोनों का योग विद्युत वाहक बल के बराबर है। यदि पूरे परिपथ में धारा I बह रही है, इसी का सिंबॉलिक चित्र नीचे बना हुआ है, ये सिंबॉलिक चित्र है। यदि बैटरी या सेल जो है इसमें धारा I भेज रही है, तो सेल द्वारा भेजी गई धारा यदि I है तो दोनों प्रतिरोधों में समान धारा बह रही है, तो बाह्य प्रतिरोध पर वोल्ट विभवांतर यानी कि विभव पतन IR होगा, I कैपिटल R, और आंतरिक प्रतिरोध में विभव पतन I स्मॉल r होगा। यहां से समीकरण बन रही है I इज इक्वल टू E अपान R प्लस R, यानी कि आंतरिक प्लस बाह्य प्रतिरोध से अगर हम विद्युत वाहक बल में डिवाइड कर दें तो धारा प्राप्त हो जाएगी। इस समीकरण को हम लोग E इज इक्वल टू IR प्लस IR को I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। I इंटू कैपिटल R को हम लोग बाह्य विभवांतर, बाह्य प्रतिरोध पर जो विभवांतर, इसको हम लोग विभवांतर भी कहते हैं, इज इक्वल टू E माइनस IR। गौर करें ये सूत्र तब जब सेल धारा भेज रहा हो यानी कि सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, तो सेल जब धन प्लेट से, धन इलेक्ट्रोड से धारा बाहर भेजता है तो सेल डिस्चार्ज होता है। ये सूत्र डिस्चार्जिंग के दौरान लगता है, यानी कि ये सूत्र कह रहा है कि टर्मिनल विभवांतर E से कम है, क्योंकि E में से IR सब्ट्रैक्ट हो रहा, घट रहा है। यदि सेल का परिपथ खुला हो, या फिर सेल के
सिरों पर वोल्टमीटर लगा हो। अगर मैं बाह्य प्रतिरोध हटा के यहाँ वोल्टमीटर लगाऊं, वोल्टमीटर का आइडियली प्रतिरोध अनंत होता है, तो यदि सेल का परिपथ खुला है या वोल्टमीटर लगा है तो कैपिटल आर का मान इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, इंफिनिटी होगा, और आई का मान 0 की तरफ टेंड करेगा। तो टर्मिनल विभवांतर वी टर्मिनल ई के बराबर हो जाएगा। यानी कि खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों का जो विभवांतर होता है वही सेल का विद्युत वाहक बल होता है। यानी कि अगर कोई भी सेल लें या कोई बैटरी लें, उसके सिरों पर वोल्टमीटर लगाएं तो वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक होगा वही उसका विद्युत वाहक बल होगा। यदि हम सेल को बाहर से चार्ज करें, अगर हम ये कैपिटल आर हटा दें और यहां पर एक हाई वोल्ट की बैटरी लगा दें और उसकी मदद से हम इस सेल को चार्ज करें, तो धारा आप देख रहे हैं, धारा की दिशा पलट जाएगी, धारा की दिशा पलट जाएगी और धारा सेल के धन प्लेट से प्रवेश करेगी। तो यदि धन इलेक्ट्रोड से सेल के धारा प्रवेश कर रही है, यानी सेल चार्ज हो रहा है, तो यहां पर आई की जगह माइनस आई लिखना चाहिए। तब टर्मिनल विभवांतर का सूत्र ई माइनस माइनस आई आर यानी कि प्लस आई आर बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से ज्यादा भी हो सकता है, इस केस में ज्यादा है। तो सेल अगर चार्ज हो रहा है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, अगर सेल चार्ज हो रहा है, बाह्य स्रोत द्वारा चार्ज किया जा रहा है, तो ई प्लस आई आर टर्मिनल वोल्टेज होता है। यदि सेल डिस्चार्ज हो रहा है, ये सूत्र डिस्चार्ज का है, डिस्चार्जिंग अगर हो रही है सेल की, तो ई माइनस आई आर सूत्र लगता है। यदि सेल का परिपथ खुला है तो टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो आप आंतरिक प्रतिरोध के बारे में भी कुछ थोड़ा जानकारी लीजिए। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल के भीतर जब धारा बहती है तो इसमें धनायन और ऋणायन विपरीत दिशा में चलते हैं, और ये धनायन और ऋणायन विपरीत दिशा में जो गमन कर रहे हैं, ये एक दूसरे के विद्युत आकर्षण के बावजूद एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। तो विद्युत आकर्षण बल ही धारा के उत्पन्न होने में अड़चन पैदा करता है, बाधा पैदा करता है, यानी कि यही सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मुख्य कारण है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट जो घोला गया है उसके सांद्रता पर निर्भर करता है, प्लेटों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यदि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाओगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, यदि कंसंट्रेशन सांद्रता बढ़ाओगे तो सांद्रता बढ़ाने पर भी आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, और यदि ताप बढ़ाओगे तो आंतरिक प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि आयंस का गमन वेग तेज हो जाएगा। और धारा इसमें सेल में बाह्य परिपथ में प्लस इलेक्ट्रोड से माइनस इलेक्ट्रोड की ओर बहती है और भीतर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर बहती है। ये आंतरिक प्रतिरोध के बारे में कुछ बातें हुई। अब हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की बात करेंगे। श्रेणी क्रम में सेलों को अल्टरनेटली कनेक्ट करते हैं और इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि प्रथम सेल की ऋण प्लेट अगले सेल के धन प्लेट से कनेक्टेड होती है। तो E1 R1 E2 R2 अगर इनके विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध है और लास्ट वाले के EN RN, तो हम लोग बाह्य प्रतिरोध को प्रथम सेल की धन प्लेट से और अंतिम सेल के ऋण प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं। एक ही धारा सभी सेल मिलकर के भेज रहे हैं। गौर कीजिएगा, सेलों का संयोजन करके बैटरी बनाते हैं और बैटरी बनाने के पीछे उद्देश्य होता है ताकि मैक्सिमम धारा प्राप्त कर सके, भले ही वोल्टेज ना बढ़े। गौर कीजिएगा, भले ही वोल्टेज ना बढ़े, धारा का मान बढ़ना चाहिए, मैक्सिमम प्राप्त करना चाहते हैं धारा। यदि इस बंद पास में किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाएं, केवी रूल से हम लिख सकते हैं, यदि आई धारा मान ले पूरे मेश में, तो हम लिख सकते हैं I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, सभी में एक ही धारा बह रही है, डैश डैश I इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश डैश EN। आप देख रहे हैं सभी विद्युत वाहक बलों की दिशा समान है, और यदि इनमें से कोई सेल उल्टा लगा हो तो यहाँ पे जैसे E2 उल्टा लगा हो तो इसी पोलैरिटी अगर पलट जाए तो माइनस E2 हो जाएगा। फिलहाल इस चित्र में सभी सेम डायरेक्शन में है, तो I का मान प्राप्त होगा E1 प्लस E2 प्लस डैश डैश अपान R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश अपान कैपिटल R। ये सूत्र बता रहा है कि टोटल विद्युत वाहक बल श्रेणी क्रम में निकालने के लिए सभी सेलों के विद्युत वाहक बल जुड़ जाते हैं, आंतरिक प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं। और इस सूत्र से हम ये देख सकते हैं, यदि सभी सेल आइडेंटिकल हों तो हम ये जान सकते हैं कि यदि आंतरिक प्रतिरोध सभी का बहुत कम हो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तो हमें धारा n गुना प्राप्त होगी, मैक्सिमम प्राप्त होगी। आइए देखते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम में E1 R1 E2 R2 E3 R3 EN RN, ये सेल इस प्रकार कनेक्ट की गई हैं कि पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट से कनेक्टेड है, नेगेटिव प्लेट एक दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है।
और प्रथम सेल I1 धारा भेज रही है संधि ए की ओर, दूसरी I2 और आखिरी वाली IN धारा भेज रही है। सभी धाराएं मिलकर के बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से होके गुजरेगी। I इज इक्वल टू हम लोग I1 प्लस I2 प्लस I3 संधि ए पर संधि के नियम से लिख सकते हैं, डैश डैश IN। अगर हम किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाएं बाह्य मेष में ए आर बी E1 ए में, तो हम लिख सकते हैं I1 धारा R1 में बह रही है, I धारा कैपिटल R में बह रही है, और इस बंद पास बाहर वाले बंद पास में एक ही विद्युत वाहक बल है E1 इज इक्वल टू E1। यहां से I1 का मान हम लोग निकाल सकते हैं, और I1 का मान निकाल करके E1 बाई R1 माइनस IR बाई R1 निकाल सकते हैं। बीच वाले सेकंड सेल को अगर E2 जिसका विद्युत वाहक बल है उसको अगर कंसीडर करते हुए सेकंड में लें, तो I2 का मान हम लोग E2 बाई R2 माइनस IR बाई R2 प्राप्त कर सकते हैं। सिमिलरली I3 का मान E3 बाई R3 IR बाई R3 प्राप्त हो जाएगा। ये सभी मान I1 I2 I3 के अगर किरचॉफ के संधि के नियम में पुट करें, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस IN में पुट करें, तो हम लोगों को I का मान ये प्राप्त होगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। मैं एक स्टेप छोड़ दे रहा हूं, आप पुट करके देख लीजिएगा, और I वाले पद को एक तरफ लेकर के I के गुणांक को नीचे भेजिएगा, तो ये सूत्र प्राप्त होगा। ये जो स्मॉल r है ये सभी सेलों के समांतर क्रम में टोटल प्रतिरोध है, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 है। ये पूरा सूत्र मिलीमैन थ्योरम कहलाता है, और ये सूत्र बता रहा है कि कुल विद्युत वाहक बल समांतर क्रम में ये पद है जो अंश में लिखा है, न्यूमरेटर में लिखा है, और जो नीचे लिखा है ये कुल आंतरिक प्लस कुल बाह्य प्रतिरोध है, यानी कि टोटल प्रतिरोध नीचे लिखा हुआ है। तो अब आप देख के समझ गए होंगे कि समांतर क्रम में टोटल विद्युत वाहक बल किस सूत्र से निकलेगा और धारा कैसे निकलेगी। समांतर क्रम में सेलों को तब जोड़ना चाहिए जब उनके आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से काफी ज्यादा हो, तब हमें बेनिफिशियल केस प्राप्त होता है। आइए देख लेते हैं एक आंकिक प्रश्न। ये 5 वोल्ट की बैटरी है, इसका प्रतिरोध 2 ओम है, इसके साथ में एक बैटरी लगी हुई है, एक बैटरी या सेल लगी हुई है 2 वोल्ट की, इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। एक बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है 5 ओम का। हमसे पूछा जा रहा है कि इस परिपथ में टोटल धारा कितनी भेज रहे हैं ये दोनों सेल मिलकर के। मान ले धारा I सर्कुलेट हो रही है, तो हम किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाएं, तो I धारा 5 ओम में भी बह रही है, I 1 ओम में भी, I ही 2 ओम में भी, तो I इंटू 2 प्लस I इंटू 5, और सब में समान दिशा में बह रही है, और एंटी क्लॉकवाइज दिशा को मैंने धनात्मक दिशा माना हुआ है। तो I इंटू 1 इज इक्वल टू EMF देखें, चेक करें, 5 वोल्ट EMF धारा के फेवरेबल डायरेक्शन में है, इसलिए प्लस 5 लिया जाएगा राइट साइड में, और 2 वोल्ट की बैटरी या सेल जो है वो माइनस उसका विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लिया जाएगा, क्योंकि वो धारा के अगेंस्ट दिख रहा है, ऋण से धन प्लेट की ओर विद्युत वाहक बल की दिशा होती है। अब आप ऐड करें तो 2I प्लस 5I 7I प्लस I 8I इज इक्वल टू 5-3, यानी कि I की वैल्यू आ गई 3/8 एम्पियर। प्यारे बच्चों, अब मैंने आपको अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए हैं, और इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट लेसन में हम लोग मिश्रित क्रम और व्हीटस्टोन ब्रिज लेकर फिर से हाजिर होंगे। प्यारे बच्चों,